हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद शो। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 है आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ इस चैप्टर में हैं, ईसीबी और साथ ही साथ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसमें हम एफडीआई है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सीखेंगे इस लेक्चर में। और पार्ट 2 में हम ईसीबी को कंटिन्यू करेंगे। पहले हम एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग को अच्छे से समझेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग क्या होती है। देखिए, ईसीबी क्या होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग, ईसीबी। थोड़ा सा टर्म को समझ लीजिए, फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, कमर्शियल का मतलब होता है जब आप बिजनेस वगैरह के पर्पज़ से लोन लें, और बारोइंग का मतलब उधारी होता है, लोन लेना होता है, राइट। तो यानी कि हम कहाँ से लोन ले रहे हैं, बाहर से। पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं? नहीं, पर्सनल के लिए नहीं ले रहे हैं, कमर्शियल पर्पज़ यानी बिजनेस पर्पज़ से ले रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बाहर का मतलब अपना देश छोड़ करके, यू लीव योर कंट्री और दूसरी कंट्री में गए। अगर मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स से आप जो है लोन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, तो इसे कमर्शियल पर्पज़ के लिए, तो इसे ही फ्रेंड्स हम एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग बोलते हैं। जब आप विदेश से लोन उठा लें तो उसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे देश में भी लोन मिलता है और विदेशों में भी लोन मिलता है। अब कई जो बड़ी कंपनियां हो जाती हैं, उनको क्या है कि उनको रेपुटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। वो अगर यूएस में भी, जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस है या टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी यदि जो है अमेरिका के किसी बैंक में अगर लोन अप्लाई करेगी तो उसको लोन सैंक्शन हो जाएगा। हो सकता है हमारे देश में लोन जो है 8% पर टाटा कंपनी को मिले, विदेश जो है हो सकता है उसको 5% पे ऑफर कर रहा हो, मे बी। या फिर टाटा कंपनी को विदेश में ही जो है अपने जगुआर वगैरह के प्लांट में कुछ सेटअप वगैरह बढ़ाना है, उसके लिए जो है परचेजिंग कर रही हो। तो कई कारण होते हैं जिसकी वजह से हम विदेशों से लोन जब उठाते हैं, तो फ्रेंड्स उसी विदेशों से लिए गए लोन को ही, विदेशों से उठाए गए लोन को ही हम एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग बोलते हैं। ओके, तो ये बात आपको क्लियर हो गई मेरे ख्याल से, ईसीबी क्या होता है। अब उसी बात को लैंग्वेज में यहाँ प्रेजेंट किया गया। देखिए, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग आर कमर्शियल बारोइंग्स, है ना। लोन पर्पज, लोन किस बारोइंग किसके लिए की गई है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए। रेज्ड बाई एलिजिबल रेजिडेंट एंटिटी, किसके द्वारा रेज किया जाएगा, इस लोन को कौन लेता है, हमारे देश का कोई नागरिक लेगा। ओके, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेजिडेंट एंटिटी, किससे लोन लेगा, ऐसी एंटिटी जो कि हमारे देश की ना रहने वाली हो। नॉन रेजिडेंट मतलब एनआरआई से मत लीजिएगा यहाँ पर। नॉन रेजिडेंट मतलब हमारे देश का नागरिक ना हो, वो चाहे एनआरआई हो और चाहे कोई फॉरेनर हो। ओके, तो नॉन रेजिडेंट एंटिटी से अगर आप लोन लेते हैं, जिसे लेंडर बोल सकते हैं। टूवर्ड्स मीडियम टर्म के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। अगर 3 साल से 5 साल के लिए लोन लिया जाता है तो मीडियम टर्म बोल सकते हैं, और 10 साल के लिए भी लोन ले सकते हैं, उसे लॉन्ग टर्म लोन बोल देंगे। फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड में, यानी कि जो आप उधारी ले रहे हैं वो विदेशी करेंसी में लें, या फिर इंडियन रूपी करेंसी में भी ले सकते हैं, विथ जिसकी मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी, यानी लोन कम से कम जो है 3 साल या उससे ऊपर के लिए होना चाहिए, तो उसे ही एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग बोलते हैं। ओके, तो ये हो गई, कई सारी बातें इसमें निकल करके आई हमारे सामने। एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग जो है कमर्शियल बारोइंग होती है, यानी कि हम लोन जो है बिजनेस के पर्पज़ से लेते हैं। कौन लोन लेता है, रेजिडेंट एंटिटी, यानी हमारे देश का, इंडिया का कोई नागरिक लेगा। किससे लोन लेता है, जो भी लोन देना चाहे विदेश का एंटिटी हो, लेकिन नॉन रेजिडेंट एंटिटी होनी चाहिए, विदेशी व्यक्ति होना चाहिए, या हमारे देश का ही व्यक्ति हो जो नॉन रेजिडेंट हो, उससे भी ले सकते हैं लोन। आप मीडियम टर्म के लिए भी ले सकते हैं। मीडियम टर्म तब कहेंगे जब 3 साल से 5 साल के लिए लोन ले रहे हो। लोन आप लॉन्ग टर्म के लिए भी, यानी ईसीबी 10 साल के लिए भी ली जा सकती है, तो उसे लॉन्ग टर्म लोन बोलेंगे। ये फॉरेन करेंसी में भी लिया सकता है, इसे फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड डेट बोलेंगे। और इंडियन करेंसी यानी इंडियन रूपी डोमिनेटेड बारोइंग भी की जा सकती है। दोनों दोनों मतलब वो जो है करेंसी में किया सकता है, चाहे विदेशी मुद्रा में करिए और चाहे इंडियन मुद्रा में कर लीजिए, लेकिन इनकी जो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड होनी चाहिए, जो आप ईसीबी लेंगे, वो कम से कम 3 साल या उससे अधिक का होना चाहिए। ओके, तो ये होता है फ्रेंड्स एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग। रेजिडेंट एलिजिबल रेजिडेंट इंडियन एंटिटीज आर आल्सो एलिजिबल टू बारो फॉर पीरियड ऑफ लेस देन 3 ईयर्स। अब ये बोल रहे हैं कि 3 साल से कम के लिए भी, जैसे हम मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड, MAMP, मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड 3 साल या उससे ऊपर कहा मैंने ईसीबी के लिए। लेकिन हमारे देश का नागरिक यदि चाहे तो 3 साल से कम के लिए भी ले सकता है ईसीबी, लेकिन उसके लिए आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना पड़ता है। ओके, लेकिन जनरली जो गाइडलाइन है वो 3 साल या उससे ऊपर की होनी चाहिए, लेकिन अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउ करता है तो 3 साल से कम के लिए भी ईसीबी ली जा सकती है। ओके, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग आप 3 साल से कम के लिए भी कर सकते हैं। अब ईसीबी दो रूट से की जा सकती है, एक है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है अप्रूवल रूट।
ऑटोमेटिक रूट वो होता है जिसमें आपको किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ने हैं, खास करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ पैर नहीं जोड़ने हैं। मेरा मन हुआ, मैंने जो है जाकर के विदेश से $3 मिलियन का लोन उठा लिया, तो अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ये ऑटोमेटिक रूट है। और अगर मुझे पता चल रहा है कि मुझे 100 मिलियन लोन लेना है और उसके लिए मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पहले जाता हूँ, अप्रूवल लेता हूँ कि सर मुझे 100 मिलियन लोन यूनाइटेड स्टेट्स से लेना है, तब अगर आरबीआई मुझे अप्रूवल देता है तो उसे अप्रूवल रूट बोल देंगे। क्लियर हो गई मेरी बात। ऑटोमेटिक रूट मैंने जो है अपने मन किया और उठा लिया लोन, ठीक है, वहाँ पर भी परमिशन लगती है, लेकिन वो आपका खुद का जो बैंक होता है उसकी ज़रूरत होती है, वो भी परमिशन नहीं देता, वो बस केवल देखता है कि हाँ सब कुछ सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये है ईसीबी कैन बी रेज्ड आइदर अंडर ऑटोमेटिक रूट वेयर ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है, द केसेस विल बी एग्जामिन्ड बाय द अथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1, ठीक है, ईडी अथराइज डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स, ठीक है। तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक रूट में आप ईसीबी रेज कर सकते हो, जिसमें जो आपका केस है उसको कौन एग्जामिन करेगा, जो आपका बैंक होगा, अथराइज डीलर कैटेगरी 1 का जो बैंक होगा वो उसको एग्जामिन कर लेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो आपको ओके कर देगा। उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बैंक अगर परमिट करेगा तो ही लोन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, अप्रूवल रूट क्या कहता है, अप्रूवल रूट के तहत भी आप जो है ईसीबी रेज कर सकते हैं अंडर व्हिच प्रोस्पेक्टिव बारोअर, जिसको लोन लेना है, प्रोस्पेक्टिव जो फ्यूचर में बारोअर बनेगा, उसको आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन आरबीआई अप्रूवल बाय राउटिंग देयर रिक्वेस्ट थ्रू देयर एडी बैंक फॉर एग्जामिनेशन। तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी होती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आप डायरेक्टली नहीं जाते हैं, बल्कि आप अपनी रिक्वेस्ट बैंक के पास भेजते हैं और बैंक उसे भेजता है फर्दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कि हाँ ये फलाने साहब हैं जो कि लोन लेना चाहते हैं। आरबीआई से बोलेगा बैंक, और अगर आरबीआई को सब कुछ ठीक लगेगा तो वो अलाउ कर देगा, तो उसे बोलेंगे हम अप्रूवल रूट। ओके, तो हमारे पास 2 रूट हो गए, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। उसके बाद में जो आपका एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग है, मैंने आपको बताया कि ये फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है और इंडियन करेंसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड ईसीबी की बात कर लेते हैं। एफसीवाई का मतलब होता है फ्रेंड फॉरेन करेंसी। ओके, फॉरेन करेंसी कोई भी हो सकती है, डॉलर हो सकता है, एन हो सकता है, युआन हो सकता है, एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी। तो ईसीबी आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग करनी है, और किस मुद्रा में करनी है, फॉरेन करेंसी में। इट कैन बी इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में आप ये एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग कर सकते हैं, जिसमें आपको बैंक लोन ले सकते हैं, या फ्लोटिंग फिक्स रेट बॉन्ड्स डिवेंचर्स भी ले सकते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को, मतलब कहने का आपको लोन लेना है तो केवल बैंक लोन ही नहीं ले सकते हैं, बल्कि आप विदेश से बॉन्ड भी कैरी ओवर कर सकते हैं, मतलब बॉन्ड खरीद लिया वहाँ से, बदले में आपको पैसे मिल गए, इस तरीके का बॉन्ड हो गया, डिवेंचर हो गया। ओके, उसके बाद में ट्रेड क्रेडिट बियॉन्ड 3 ईयर्स, आप ट्रेड क्रेडिट भी ले सकते हैं जो कि 3 साल से अधिक की होनी चाहिए। ट्रेड क्रेडिट चैप्टर नंबर 21 के पार्ट 3 या 4 में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 21 में ट्रेड क्रेडिट है। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है जब आप ना पैसा ना दे करके केवल व्यवहार में जो है पैसा मतलब जो है किसी से सामान खरीद लेते हैं, तो उसे बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। हमारे देश में ये होता रहता है, आप भी करते हो। जैसे कोई परचून की दुकान है, मतलब किराने की दुकान है, आप वहाँ जा करके जो है रोज़ अगर शॉपिंग करते हैं तो क्या होता है, आप जाते हैं 200 रुपये का कोई सामान खरीद करके लिया, और आपने बोला कि ऐसा है सर कि इसको खाते में लिख लीजिए। वो व्यक्ति खाते में लिख लेता है, उसके बाद में फिर ऐसे ही अगले दिन 200 रुपये 300 रुपये का खरीदा, और फिर फाइनली पता चला कि 10 दिन बाद आपने उसको 3000 रुपये पे कर दिए। तो ये जो आपने काम किया ना, जो उसके खाते में पैसा लिखवा दिया है, ये आपने वाकई में ट्रेड क्रेडिट किया हुआ है। ये आपने क्या किया, ट्रेड क्रेडिट, मतलब आपको सामान उसने दे दिया लेकिन कोई पैसा तुरंत नहीं लिया है, ठीक है। यानी कि आपने ट्रेड किया क्रेडिट पर, यानी कि उधारी पर जो है बिजनेस कर लिया है। ओके, अब ये जनरल भाषा में मैंने आपको समझाया परचून की दुकान से। इसी चीज़ को जब बाकायदा जो है स्टैंप वगैरह पे लिख पढ़ करके जो है बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन हो करके इंडिया और विदेश के जो है डीलर के बीच में यही चीज़ हो जाती है, तो उसे हम बोल देंगे ट्रेड क्रेडिट प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ट्रेड क्रेडिट भी कर सकते हैं जो कि 3 साल से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड भी हो सकता है, या फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, और FCEB यानी फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जिनको आप जो है शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। शेयर में फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल इसीलिए कहा गया क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, शेयर में। उस कंपनी से आपने बॉन्ड खरीदा था, अब उसी कंपनी का आपको शेयर अलॉट किया जा सकता है यदि आप चाहोगे तो, उसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। फिर आता है फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स, इसको भी कन्वर्ट करते हैं शेयर में। तो फिर डिफरेंस कहाँ पर आता है, डिफरेंस इस बात पर आता है, मान लीजिए आपने यहाँ पर
टीसीएस कंपनी से फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदे तो आपको जो शेयर अलॉट होते हैं किसमें, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में जो आपको शेयर अलॉट होते हैं वो टीसीएस के ही होते हैं। जबकि फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड के केस में यदि आपने टीसीएस से खरीदा हुआ है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से जो है ये बॉन्ड खरीदा हुआ है, तो आपको शेयर जो है किसी भी कंपनी के हो सकता है कि टाटा मोटर्स के अलॉट कर दिए जाएँ। टाटा मोटर्स आपकी मर्जी पर होगा, टाटा मोटर्स के अलॉट करवा लीजिए या टाटा केमिकल्स के करवा लीजिए या टाटा वोल्टास के करवा लीजिए, जो एसी वगैरह बेचते हैं वो आपकी मर्जी पर होता है। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है कि फॉरेन करेंसी जो कन्वर्टेबल बॉन्ड होते हैं वो जब कन्वर्ट होते हैं फ्रेंड तो वो उसी कंपनी के शेयर में बदलते हैं जिस कंपनी से आपने एफसीसीबी खरीदा था। जबकि फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड जब कन्वर्ट होते हैं तो ये कन्वर्ट जो है उसकी किसी भी सब्सिडरी कंपनी में हो सकते हैं। यदि आपने टाटा कंपनी से फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड खरीदा है तो उसकी कोई भी सब्सिडरी का शेयर आपको अलॉट किया सकता है, आप चूज कर सकते हैं, तो उसे हम फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड बोल देते हैं। ओके, तो ये हो गया फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब है आईएनआर डोमिनेटेड एक्ससीबी, यानी इंडियन रुपीज डोमिनेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करना है। तो इसमें भी वही बैंक लोन ले सकते हैं आप, या फ्लोटिंग मतलब जो बदलता रहे, फिक्स्ड मतलब फिक्स रहता है, नोट्स या बॉन्ड खरीद लीजिए, डिवेंचर हो सकता है, ट्रेड क्रेडिट हो सकता है 3 साल से ज़्यादा का, एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड हो सकते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड हो सकते हैं, और इसके अलावा प्लेन वनीला रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड ओवरसीज विच कैन बी आइदर प्लेस्ड प्राइवेटली आर लिस्टेड ऑन एक्सचेंज एज पर होस्ट कंट्री रेगुलेशन। तो जितना हमने उसमें पढ़ा था, क्या नाम है, फॉरेन करेंसी वाले में, वो इतना सारा कुछ तो पढ़ा ही था। उसके अलावा इंडियन डोमिनेटेड वाले में प्लेन वनीला रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड भी जो है हम खरीद सकते हैं, जिसे ओवरसीज विदेशों में इशू किया गया है। रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड है, प्लेन वनीला है। प्लेन वनीला बॉन्ड का मतलब अभी हम समझ लेंगे, ठीक है। तो प्लेन वनीला बॉन्ड है जो कि विदेश में इशू किया गया है, रूपी डोमिनेटेड है यानी रुपए में इशू किया गया है, जिसको प्राइवेटली प्लेस किया गया है या लिस्टेड किया गया है एक्सचेंज में, यानी उसको फॉरेन एक्सचेंज में लिस्टिंग की गई है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उस पर या तो लिस्टेड है वो बॉन्ड, और या फिर नहीं लिस्टेड है तो कंपनी ने ऐसे ही प्राइवेटली इशू कर दिया कि आप इस बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन होस्ट कंट्री के रूल पर। ओके, उसके बाद में यहाँ पर एक और बात है कि ये जो भी बैंक लोन या फ्लोटिंग बैंक रेट नोट बॉन्ड्स या डिवेंचर्स वगैरह लेते हैं, ये अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मतलब कहने का जो आपको यहाँ पर डिवेंचर दिया जाएगा या बॉन्ड दिया जाएगा वो ऐसा नहीं है कि उन्हें कंपल्सरली आपको कन्वर्टेबल करना ही है, उनको कन्वर्ट करना ही है, नहीं। ये जो है अदर देन वाले होते हैं, कंपल्सरली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। ये ऐसा नहीं कि ये बॉन्ड वो वाले बॉन्ड है जो कि कंपल्सरली शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, दिस इज नॉट द केस। ओके, तो यहाँ प्लेन वनीला रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड की हमने बात की। तो प्लेन वनीला जो बॉन्ड होते हैं इज मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ बॉन्ड। जो बॉन्ड की डेफिनेशन होती है, बॉन्ड क्या होते हैं, एक बॉन्ड आपने मान लीजिए जो है 1000 रुपये मार्केट वैल्यू का खरीदा, और अगर उस पर 6% का जो है कूपन रेट है, कूपन रेट अगर 6% का है तो इसका मतलब हुआ कि 1000 रुपये का 6%, ये मेरे ख्याल से 60 रुपये हो जाएगा। ये 60 रुपये हर साल आपको देगा, 60 रुपीज़ ईच ईयर ये आपको देता रहेगा। और जब जो है फाइनल ईयर आएगा, मान लीजिए जो है चौथे साल इसकी मैच्योरिटी है, तो 1000 तो देगा ही देगा, प्लस 60 रुपये और दे करके ख़त्म हो जाता है। ये होता है आपका बेसिक टाइप के जो बॉन्ड होते हैं। तो वही बोल रहा है कि प्लेन वनीला बॉन्ड इज मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ बॉन्ड वेयर इन व्हेन एन इन्वेस्टर बाई अ बॉन्ड। जब भी आप एक इन्वेस्टर के तौर पर एक बॉन्ड बाई करते हैं, देयर इज ए फिक्स्ड कूपन पेमेंट, आपको एक फिक्स कूपन पेमेंट मिलेगी। मैंने बताया आपको हर महीने 60 रुपये, हर साल आपको ईच ईयर आपको 60 रुपीज़ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 6% का कूपन रेट है। तो यहाँ पर कह रहा है कि देयर इज ए फिक्स्ड कूपन पेमेंट, आपको एक फिक्स कूपन पेमेंट मिलती है एट प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड इंटरवल, एक फिक्स इंटरवल पर हर साल मिलेगा। एंड मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड इज आल्सो प्री डिटरमाइंड, और कितने साल बाद ये 4 ईयर बाद मेच्योर होगा, 3 ईयर बाद मेच्योर होगा, ये भी पहले से ही डिटरमाइंड रहता है। तो क्या चीज़ फिक्स रहती है? कितने साल बाद बॉन्ड मेच्योर होगा, कितने टाइम इंटरवल पर आपको जो है कूपन मिलेगा, ये सारी बातें फिक्स रहती है। तो जो बेसिक टाइप के बॉन्ड होते हैं फ्रेंड, उन्हीं को ही प्लेन वनीला बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक्सटर्नल बारोइंग, कमर्शियल बारोइंग का कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, बट उसके पहले एक बार फिर से इसको वॉक थ्रू कर लेते हैं इंट्रोडक्शन को। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दिया कि एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग क्या होती है। जब आप विदेश से कोई लोन लेते हैं, कोई उधारी लेते हैं,
बिजनेस के पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से, तो उसे एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग के बोला जाता है। इसको कौन कर सकता है? हमारे देश का कोई भी नागरिक कर सकता है। किससे हम करते हैं? किसी भी विदेशी एंटिटी से, नॉन रेजिडेंट एंटिटी हो, हमारे देश की एंटिटी ना हो, हमारे देश का व्यक्ति ना हो, हमारे देश की कंपनी ना हो, उससे आप कर सकते हैं। ये ईसीबी आपका मीडियम टर्म हो सकता है अगर 3 से 5 साल के लिए लिया जाए, और लॉन्ग टर्म कहलाएगा अगर आप 10 साल के लिए लेते हैं। ये फॉरेन करेंसी में भी आप ईसीबी कर सकते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग, विदेशी मुद्रा में भी कर सकते हैं और इंडियन मुद्रा में भी कर सकते हैं। लेकिन इसका जो मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए वो कम से कम 3 साल या उससे अबव का होना चाहिए। MAMP डिटेल में डिस्कशन है यहाँ पर, आगे इसी लेक्चर में ही MAMP के बारे में डिटेल में डिस्कशन है, नॉट टू वरी। उसके बाद में जो रेजिडेंट इंडियन है, हमारे देश का जो नागरिक है, यदि वो चाहे तो ईसीबी 3 साल से कम के लिए भी कर सकता है, लेकिन वो एज पर RBI की गाइडलाइन ही हो सकता है। ईसीबी को जो है हम ऑटोमेटिक रूट से रेज कर सकते हैं, जिसमें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस केवल बैंक के पास जाइए, बैंक आपका केस एग्जामिन करेगा, अगर सब कुछ ठीक है तो आप एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट में। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। और अप्रूवल रूट में आपको RBI से परमिशन लेनी पड़ती है लोन लेने से पहले। उसके लिए क्या करेंगे, आप अपने बैंक के पास जाएंगे, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ईसीबी करनी है, बैंक अपनी आपकी रिक्वेस्ट को RBI के पास भेजेगा, RBI उसको एग्जामिन करके यदि अप्रूव कर देता है तो आप जो है विदेश से एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग की जा सकती है। इसमें कोई भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में हम जो है लोन ले सकते हैं, जिसमें आपका बैंक लोन शामिल होता है। फ्लोटिंग फिक्स रेट के बॉन्ड्स या डिवेंचर्स होते हैं। ये जो बॉन्ड और डिवेंचर्स होते हैं ये कंपलसरी जो है कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद में आप ट्रेड क्रेडिट कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए उधारी ले लें, लेकिन कम से कम 3 साल के लिए जो है उधारी लेते हैं तो वो भी ईसीबी के तौर पर किया जा सकता है। उसके बाद में फॉरेन करेंसी के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ले सकते हैं या फॉरेन करेंसी के एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स कर सकते हैं। फॉरेन करेंसी के कन्वर्टेबल बॉन्ड में मैंने आपको बताया था कि जो है जिस कंपनी का आप शेयर खरीदते हैं, जिस कंपनी के आप FCCB खरीदते हैं, उसी कंपनी का जो है आपको वो जो शेयर है अलॉट होता है। जबकि फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड के केस में ऐसा नहीं होता है। जिस कंपनी का आप जो है शेयर खरीदते हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड जिस कंपनी का खरीदेंगे उसी कंपनी का शेयर आपको अलॉट ना होकर के उसकी कोई भी सब्सिडरी का अलॉट हो जाता है, तो उसे हम फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड बोल देते हैं। उसके बाद फिर हमने देखा इंडियन INR यानी इंडियन रुपए में डोमिनेटेड ईसीबी भी की जा सकती है। तो इसमें वो सारी चीज़ें जो हमने इस रूप में, यानी लोन ले सकते हैं आप, उसके बाद में फ्लोटिंग या फिक्स रेट के बॉन्ड्स ले सकते हैं, डिवेंचर्स ले सकते हैं, ये कंपलसरली जो है कन्वर्टेबल नहीं होने चाहिए। ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं जो 3 साल से अधिक की होनी चाहिए। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड के रूप में या फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बॉन्ड के रूप में आप ईसीबी कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्लेन वनीला रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स के रूप में भी जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग कर सकते हैं। रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज में इशू हुए होने चाहिए, विदेश में इशू हुए होने चाहिए। प्लेन वनीला टाइप के होने, जो बेसिक टाइप के होते हैं। इसको या तो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर ये बॉन्ड जो है, जो आपका रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड है, या तो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए, या इसको प्राइवेटली जो है होस्ट किया जाना, प्राइवेटली जो है बेचा जाना चाहिए। उसके बाद प्लेन वनीला बॉन्ड वो होते हैं जो बहुत ही बेसिक टाइप के बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड की जो डेफिनेशन होती है कि कितने समय बाद बॉन्ड मैच्योर होगा वो फिक्स रहता है, कितना जो है आपको कूपन मिलेगा वो फिक्स रहता है, और कितने इंटरवल पर आपको कूपन मिलेगा वो भी फिक्स रहता है। तो उस टाइप के बॉन्ड जो है प्लेन वनीला बॉन्ड कहलाते हैं। ओके, उसके बाद एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, थोड़ी बातें समझेंगे। कौन एलिजिबल बारोअर कौन हो सकता है, एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग को हम किस पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले बात करेंगे एलिजिबल बारोअर कौन जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग कर सकता है। तो ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रिसीव FDI, जो भी एंटिटीज, जो भी कंपनियां, जो भी व्यक्ति फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव कर सकता है, FDI रिसीव कर सकता है, वो सभी एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप FDI जो है रिसीव कर सकते हैं तो आप एलिजिबल हैं ECB को रिसीव करने के लिए। अब FDI कौन रिसीव कर सकता है, इसको जो है इसी चैप्टर के जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा होगी तो वहाँ पर हम देख लेंगे इस चीज़ को कि FDI कौन रिसीव कर सकता है। ओके, उसके बाद में एंटिटीज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टार्टअप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑन डेट ऑफ रेजिंग ECB। तो अगर किसी एंटिटी को, किसी कंपनी को स्टार्टअप माना जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो भी ECB रेज कर सकता है। जो पोर्ट ट्रस्ट होते हैं, आपके बंदरगाह होते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स हैं, सिडबी बैंक हो गया आपका, एक्जिम बैंक हो गया, ये सभी जो है ECB कर सकते हैं। ओके, और ये जितने भी लोग ECB करेंगे फ्रेंड्स, ये चाहे इंडियन INR डोमिनेटेड में करें, चाहे फॉरेन करेंसी जो है डोमिनेटेड में करें, दोनों में अलाउ होता है। लेकिन ये चौथी जो एंटिटी होती है इसको केवल INR में ही जो है ECB अलाउ किया जाता है। कौन कौन सी एंटिटी हैं? रजिस्टर्ड एंटिटी इंगेज इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी, जैसे रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट,
कोऑपरेटिव्स एंड एनजीओ है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर परमिटेड ओनली टू रेज INR ECB। आपको केवल इंडियन रुपीज़ के एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के लिए अलाउ किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं अलाउ किया जाएगा, सिर्फ INR में। आप फॉरेन करेंसी में ECB नहीं कर सकते। कौन से लोग? जो रजिस्टर्ड एंटिटी हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, जैसे रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है, कोई कोऑपरेटिव्स है, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO वगैरह है, तो वो जो है आपका इंडियन करेंसी में रेज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 21 पढ़ेंगे फिर जब हम चैप्टर नंबर 21, तो वहाँ पर भी ECB की चर्चा होगी। सेम यही टॉपिक एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग चैप्टर नंबर 21 में भी इन्होंने ऐड किया, तो वहाँ पर भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी एक बार से फिर, ठीक है। तो उसके बाद में नॉट परमिटेड इंड यूज। आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर ली है तो आप किस काम में उसको नहीं यूज कर सकते हैं? तो निगेटिव लिस्ट में कौन कौन जगहों पर ECB को यूटिलाइज नहीं कर सकता है? रियल एस्टेट में नहीं यूज कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से नहीं यूज कर सकते हैं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में नहीं यूज कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल पर्पज़ के लिए, जनरल कारपोरेट पर्पज़ के लिए, रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन के लिए, ऑन लेंडिंग टू एंटिटीज़ के लिए, इन सभी कामों में आप जो है ECB को यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, वर्किंग कैपिटल पर्पज़ के लिए आप नहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन इक्विटी एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर, अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर से लिया हुआ है तो कर सकते हैं। जनरल कारपोरेट पर्पज़ के लिए आप यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर जो है आपने फॉरेन इक्विटी होल्डर से लिया है तो कर सकते हैं। रूपी जो आपका रुपए का कोई लोन है, मतलब कहने का ECB खरीदा, ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से लोन लेकर आए $1 मिलियन का, और उससे जो है जो इंडिया में 200 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ था उसको चुकाने की कोशिश करेंगे, तो ये अलाउ नहीं होता है। आप रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हमें बहुत घाटा हो जाएगा। विदेश में सस्ता लोन मिल रहा है, रुपए में महंगा, इंडिया में महंगा लोन मिल रहा है, तो आप क्या करोगे? विदेश से लोन ला करके और इंडिया के लोन को ख़त्म करते रहोगे। जैसे आदमी क्या करता है, एक क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाने के लिए दूसरा क्रेडिट कार्ड ले लेता है, ये वही कॉन्सेप्ट है। ओके, तो एक क्रेडिट कार्ड का लोन चुकाया दूसरे क्रेडिट कार्ड से, तो उसी तरीके से है, तो इसको भी मना किया जाता है। उसके बाद में ऑन लेंडिंग टू एंटिटीज फॉर अबव एक्टिविटीज़, इन सभी कामों के लिए अगर आप जैसे बैंक किसी ECB ने लोन लिया, ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ने लोन लिया है और आप चाहते हैं कि इसके लिए हम फर्दर किसी को लोन दे दें उठा करके, हम मतलब खुद विदेश से लोन ले करके आए और उसके बाद में हम लोन देना चाहते हैं। मैंने 500 जो है मिलियन डॉलर का लोन लिया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, अब मैं लोन खुद बांट रहा हूँ, किसके लिए? रियल एस्टेट एक्टिविटी के लिए, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये सारे काम भी नहीं किए जा सकते हैं, यानी आपके लोन से जो लोन बनेगा वो भी इन सभी कामों में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। ये होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ECB इज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। अब कौन कौन से लोग जो है हमें लोन दे सकते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में, हम किन से लोन ले सकते हैं? पहला, द लेंडर शुड बी रेजिडेंट ऑफ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंप्लाइंट कंट्री, और IOSCO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन कंप्लाइंट कंट्री। तो जो लेंडर होना चाहिए वो या तो FATF का जो है कंप्लाइंट कंट्री का पार्ट होना चाहिए, या IOSCO कंप्लाइंट कंट्री का पार्ट होना चाहिए, तभी हम उससे ECB ले सकते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ले सकते हैं। FATF होता है आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और उसके बाद में IOSCO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन। इन कंप्लाइंट कंट्री से तो आप लोन ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे देश ने किसी देश के साथ में मल्टीलेटरल या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पर इंडिया जो है मेंबर है, विल बी कंसिडर एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। या तो हमारा कोई मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हुआ है किसी देश के साथ में, या जो वहाँ का रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें इंडिया हमारा देश एक मेंबर है अगर, तो भी हम जो है उससे लोन ECB ले सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसी कंट्री जिसके साथ हमारा कोई मल्टीलेटरल समझौता हुआ है, इंडिया और फ्रांस का आपस में समझौता हुआ है, तो उस केस में भी आप लोन ले सकते हैं। या इंडिया जो है जैसे वर्ल्ड बैंक का मेंबर है, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक का, तो हम वर्ल्ड बैंक से भी लोन ले सकते हैं। यानी हम या तो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मेंबर होने चाहिए, या फिर हमारा कोई ना कोई समझौता उस देश के साथ हुआ हो। जनरली तो FATF या IOSCO होना चाहिए, लेकिन यदि मान लो FATF और IOSCO नहीं है वो कंट्री, तो उसके बाद में ये वाला क्राइटेरिया से भी हम लोन ले सकते हैं। ओके, इंडिविजुअल्स एज लेंडर कैन ओनली बी परमिटेड इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर्स आर फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड डिवेंचर लिस्टेड अब्रॉड। तो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से भी आप लोन ले सकते हैं। इंडिविजुअल व्यक्ति भी एक लेंडर बन सकता है, एक लोन देने वाला बन सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब वो व्यक्ति फॉरेन इक्विटी का होल्डर हो, यानी उसके बाद में विदेशों में शेयर्स हों। ओके, या फिर आपको बॉन्ड्स या डिवेंचर जो कि
विदेश में लिस्टेड हैं उसका आपको सब्सक्रिप्शन करना है, उसको आप ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। ओके, तो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, कोई कंपनी नहीं है, कोई व्यक्ति है जिससे आप अगर चाहें तो ईसीबी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त होती है कि वो उसके पास फॉरेन इक्विटी होल्डर होना चाहिए, यानी उसके पास फॉरेन विदेश में शेयर होने चाहिए, या फिर जो है आपको बॉन्ड या डिवेंचर का सब्सक्रिप्शन लेना है, बॉन्ड या डिवेंचर जो है बाई करना है, तो उस पर्पज़ से इंडिविजुअल व्यक्ति से भी लोन ले सकते हैं। फॉरेन ब्रांचेज सब्सिडरीज ऑफ इंडियन बैंक, तो हमारे इंडिया का जो बैंक है, कोई बैंक हमारे देश का एसबीआई की जो फॉरेन ब्रांच है, सिंपल टर्म में सब्सिडरी का वही मतलब है, एसबीआई की कोई विदेशी ब्रांच अगर है तो वो जो है उनसे भी लोन लिया जा सकता है, रिकॉग्नाइज लेंडर के तौर पर काम आएंगे, लेकिन केवल फॉरेन करेंसी का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की जा सकती है। ओके, एफसीसीबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और एफसीईबी को छोड़ करके, यानी आप एफसीसीबी और एफसीईबी नहीं कर सकते हैं इनसे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश का कोई बैंक है, हमारे देश का कोई बैंक है, पीएनबी है, एसबीआई है, एचडीएफसी है, उसकी कोई अगर विदेशी ब्रांच है तो वो भी एज ए लेंडर काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन केवल फॉरेन करेंसी का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग होगा। आप वहाँ से केवल विदेशी मुद्रा में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करिए, क्योंकि इंडियन करेंसी में तो आप हमारे देश से ही कर सकते थे, एसबीआई की फॉरेन ब्रांच में जाने की क्या जरूरत थी, ठीक है, तो इसलिए केवल फॉरेन मुद्रा में करिए, और उसमें भी एफसीसीबी नहीं कर सकते हैं, एफसीईबी फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड वहाँ से नहीं लिए जा सकते हैं ईसीबी के तौर पर। ओके, फॉरेन ब्रांचेज ऑफ इंडियन बैंक्स सब्जेक्ट टू अप्लीकेबल प्रूडेंशियल नॉर्म्स कैन पार्टिसिपेट एज अरेंजर्स, अंडरराइटर, मार्केट मेकर, ट्रेडर ऑफ रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड इशूड ओवर सी, ठीक है। तो हमारे देश का जो बैंक है उसकी कोई विदेशी अगर ब्रांच है तो वो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए क्या हो सकता है, रूपी डोमिनेटेड जो बॉन्ड होते हैं जिन्हें विदेशों में इशू किया जाता है उसके एज ए अरेंजर, अंडरराइटर का मतलब होता है जब आप बॉन्ड जो जिस व्यक्ति को बॉन्ड मतलब जो है लोन देना चाहते हैं उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, उसकी क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक करते हैं, उसे अंडरराइटर कहते हैं। मार्केट मेकर या ट्रेडर के तौर पर काम कर सकते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि रूपी डोमिनेटेड जो हमारे बॉन्ड हैं जिन्हें विदेशों में ओवरसीज में इशू किया गया है, उनके ट्रेडर के तौर पर, अरेंजर के तौर पर, अंडरराइटर या मार्केट मेकर के तौर पर हमारे देश के जो बैंक है उसकी विदेशी ब्रांच काम कर सकती है। ओके, तो ये फ्रेंड देखिए हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का। तो हमने देखा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में एलिजिबल बोरोवर्स यानी कौन उधार ले सकता है, कौन ईसीबी कर सकता है, विदेश से कौन लोन ले सकता है। तो जो भी एंटिटी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव करने के लिए एलिजिबल होती हैं वो ईसीबी भी रिसीव कर सकती हैं, ईसीबी है ना। अगर आप एफडीआई जो है ले सकते हैं तो ईसीबी भी ले सकते हैं। उसके बाद में स्टार्टअप भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर रिकॉग्नाइज किया है स्टार्टअप को तो वो भी जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकता है। पोर्ट ट्रस्ट जो होते हैं, एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट, सिडबी बैंक, एग्जिम बैंक, ये भी जो है ईसीबी कर सकते हैं। किसी भी मुद्रा में किया जा सकता है, आईएनआर में भी किया जा सकता है और फॉरेन करेंसी में भी इनके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन जो रजिस्टर्ड एंटिटी है, जो माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है या कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी है, ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव है या कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, एनजीओ है लेकिन किस में इन्वॉल्व है, माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ में। कोई ट्रस्ट है किस में इन्वॉल्व है, माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ में। तो वो भी जो है आपको ईसीबी जो है ये उधार ले सकते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकते हैं, लेकिन केवल इंडियन डोमिनेटेड आईएनआर में ही की जा सकती है इनके द्वारा, ठीक है। उसके बाद में जो ईसीबी है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग है, उसके प्रोसीड्स को, जो भी पैसा आता है उसको कहाँ नहीं यूज कर सकते हैं, तो रियल इस्टेट एक्टिविटी में नहीं यूज कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से नहीं यूज कर सकते हैं, किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते हैं, वर्किंग कैपिटल के तौर पर भी यूज नहीं कर सकते हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं, रूपी का लोन की रीपेमेंट करने के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, ऑन लेंडिंग के लिए भी नहीं यूज कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग में कौन कौन से लेंडर्स हैं जिन्हें परमिशन दी जाती है, तो ऐसी कंट्री जो FATF का पार्ट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पार्ट है, या IOSCO का पार्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन का अगर पार्ट है, तो इन कंट्री से आप लोन ले सकते हैं। या हमारे देश ने, इंडिया ने, हमारे देश ने किसी देश के साथ अगर कोई मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कर रखा है तो उस केस में आप ईसीबी कर सकते हैं उस देश से। या हमारा जो देश है वो किसी रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक मेंबर बना हुआ है, ठीक है, हम एक मेंबर कंट्री के तौर पर हैं, तो उस केस में भी हम उनसे लोन ले सकते हैं। हम किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से भी लोन ले सकते हैं, कोई कंपनी ना होकर के, कोई विदेशी व्यक्ति है, बहुत अमीर आदमी है, उससे हम लोन ले सकते हैं, ईसीबी ले सकते हैं, लेकिन उसके पास में विदेश में इक्विटी होनी चाहिए। मतलब कहने का उसके पास में फॉरेन
फॉरेन इक्विटी होल्डर होना चाहिए, किसी न किसी कंपनी का उसके पास में शेयर होना चाहिए, या फिर आपको कोई जो है विदेश में बॉन्ड या डिवेंचर का सब्सक्रिप्शन लेना है तो उस केस में भी अब्रॉड में, तो उस केस में भी आप इंडिविजुअल व्यक्ति से लोन ले सकते हैं। हमारे देश का जो बैंक है, इंडिया का कोई भी बैंक, HDFC बैंक है, उसकी कोई विदेशी अगर ब्रांच है तो वहाँ से भी आप जो है लोन ले सकते हैं। वो भी एक लेंडर के तौर पर काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ आपको फॉरेन करेंसी का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अलाउ किया जाएगा। ठीक है, कौन सी करेंसी का? फॉरेन करेंसी का। INR में नहीं कर सकते हैं। हमारे देश का बैंक है, उसकी विदेश में ब्रांच है, वो भी एक लेंडर के तौर पर काम आती है, लेकिन केवल फॉरेन करेंसी का एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक कर सकता है, और उसमें भी FCCB और FCEB नहीं कर सकते। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स और फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स आप उनसे नहीं ले सकते हैं। उसके बाद में हमारे देश का जो बैंक है उसकी अगर कोई फॉरेन ब्रांच है तो वो जो हमारे रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं जिन्हें विदेशों में इशू किया जाता है, तो उसके अरेंजर के तौर पर, उसके मार्केट मेकर के तौर पर, उसके ट्रेडर के तौर पर, उसके अंडर राइटर के तौर पर काम कर सकती हैं हमारे देश की जो बैंक की ब्रांचेज हैं विदेशों में। ओके, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी का मैंने आपको शुरू में ही कॉन्सेप्ट बताया था कि मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी जो ECB की होनी चाहिए वो 3 ईयर्स या उससे ऊपर की होनी चाहिए। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड MAMP विल बी 3 ईयर्स इंक्लूडिंग बारोइंग फ्रॉम स्टार्टअप। तो अगर स्टार्टअप कोई बारोइंग करता है ECB की तो भी कम से कम 3 साल के लिए उसे बारोइंग करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारी कैटेगरीज पढ़ेंगे जिसमें 3 साल से भी वायोलेशन है। जनरल जो गाइडलाइन है कि मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 3 साल होना चाहिए, लेकिन थोड़ा डिटेल में अगर हम जाएँ तो हमें और भी ऑप्शंस मिलते हैं। तो देखिए, ECB रेज्ड बाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अप टू $50 मिलियन आर इट्स इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो मिनिमम है ना एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होना चाहिए वो 1 ईयर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 ईयर। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की है, वो कितने अमाउंट तक की है? $50 मिलियन तक की हुई एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर होना चाहिए, यानी कि कम से कम 1 साल के लिए ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकता है। 3 साल जरूरी नहीं, वो 1 साल के लिए भी चाहे तो ले सकता है, उसके बाद वापस लौटा सकता है। उसके बाद में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रेज्ड फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पजेज, जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज एंड रीपेमेंट ऑफ रूपी लोन। इसमें 5 साल का मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होगा। जब यहाँ पर आपको एक डाउट बन रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि ECB का यूज वर्किंग कैपिटल पर्पज़ के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए और रुपए लोन को रीपेमेंट के पर्पज़ से नहीं यूज किया सकता है। राइट, मैंने आपको बात बताई थी कि कहाँ हम नहीं यूज कर सकते। देखिए यहाँ मैं बताता हूँ, ये देखिए मैंने मना किया हुआ कि ये नॉट परमिटेड इन यूज। तो वर्किंग कैपिटल पर्पजेज के लिए नहीं कर सकते, जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज के लिए और रूपी लोन का रीपेमेंट करने के पर्पज़ से नहीं यूज कर सकते, एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर। लेकिन यदि आप फॉरेन इक्विटी होल्डर कोई है उससे यदि आप लोन लेते हैं, ECB लेते हैं, तब यूज कर सकते हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम। ठीक है, ये बात मैंने बिल्कुल हल्के तरीके से आपको बताई थी वहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किससे लिया है आपने? फॉरेन इक्विटी होल्डर है कोई, उससे अगर आपने लिखा है तो आप वर्किंग कैपिटल पर्पज से, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से, या रुपए का लोन आपने इंडिया में ले रखा है उसके रीपेमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। और इसकी जो मैच्योरिटी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 साल होता है। उसके बाद में यदि आपने ECB रेज की है वर्किंग कैपिटल पर्पजेज या जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज के लिए, या फिर ऑन लेंडिंग बाय NBFC फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पजेज या जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज, तो इसकी 10 साल होती है। अगर आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की है किसके लिए? वर्किंग कैपिटल पर्पज़ के लिए या जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए, और इसी पर्पज़ के लिए NBFC ने लोन लिया हुआ है। NBFC ने ECB रेज की है, लेकिन वो फर्दर दूसरों को बांटेगा। समझ रहे हैं? ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किसने की? NBFC ने। और NBFC क्या करेगा? अपने पास नहीं रखेगा, वो फर्दर जो है लोन बांट देगा दूसरों को, और पर्पज़ वही रहेगा क्या? वर्किंग कैपिटल पर्पज़ या जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़। तो उस केस में जो एवरेज मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 10 साल होता है। उसके बाद में अगर आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रेज की हुई है किसके लिए? रूपी लोन, जो आपने इंडिया में लोन लिया हुआ है, आपने रुपए का लोन इंडिया में लिया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, अगर आप उसकी रीपेमेंट के लिए ECB रेज करते हैं तो मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड 7 साल होती है। और अगर NBFC सेम पर्पज़ के लिए लेता है, ऑन लेंडिंग के लिए, सेम पर्पज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि किसी व्यक्ति ने रुपए वाला लोन लिया है, उसका रीपेमेंट करना चाहता है, और रुपए का लोन किसके लिए लिया था? कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो अगर NBFC इस पर्पज़ से ECB करती है तो उसमें मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी 7 साल की होती है। ECB रेज की गई है किसके लिए? रीपेमेंट करना है रूपी अवेल्ड डोमेस्टिकली, है ना, रूपी का लोन लिया है आपने इंडिया में, लेकिन आपका पर्पज़ यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अलावा कोई है।
अदर देन, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए नहीं लिया है, और एनबीएफसी में भी उसी पर्पज़ के लिए लिया हुआ है, तो 10 साल का होता है। यानी कहने मतलब रुपए वाला लोन है, रुपए का आपने लोन लिया हुआ है, रूपी लोन आपने इंडिया में ले रखा है, उसका रीपेमेंट करना चाहते हैं अगर, लेकिन अगर आपने रूपी का जो लोन है वो कैपिटल पर्पज़ के लिए लिया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो 7 साल की मेच्योरिटी पीरियड होती है। और अगर आपने नॉन कैपिटल पर्पज़ के लिए लिया है, कैपिटल पर्पज़ के अलावा किसी पर्पज़ के लिए लिया है इंडिया का जो रूपी डोमिनेटेड लोन है, और उसका रीपेमेंट करना चाहते हैं ईसीबी से बारोइंग करके, तो इसमें जो है 10 साल की लिमिट होती है, 10 साल का। और एनबीएफसी का सेम केस समझ करके आपको चलते रहना है। उसके बाद में जो कैटेगरीज मेंशन है बी से लेकर के ई तक, बी से लेकर ई तक यहाँ से शुरू होता है, ये वाला छोड़ दीजिए 1 साल वाला, बी से यहाँ से शुरू हो करके और ई तक जितने भी हैं, इनमें ध्यान रखना है कि ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कैन नॉट बी रेज फ्रॉम फॉरेन ब्रांचेज ऑफ इंडियन बैंक। हमारे देश की विदेशी ब्रांचों से आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इस पर्पज़ से नहीं कर सकते हैं। किस पर्पज़ से? कि आपको रुपए का लोन भरना है ना, या आपको जो है वर्किंग कैपिटल पर्पज़ के लिए, या जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए, तो इसके लिए आप हमारे देश की विदेशी ब्रांचों से नहीं ले सकते हैं लोन। उसके बाद में जो MAMP है, मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड है, इसको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी का कॉन्सेप्ट। तो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड जो है कितना होना चाहिए? 3 साल, चाहे वो स्टार्टअप हो तो भी मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड ईसीबी की 3 साल होनी चाहिए। फिर हमने विशेष केसेस देखे जिसमें हमने देखा कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो एक फाइनेंशियल ईयर में $50 मिलियन तक का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करती है, तो उसका मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड 1 साल होता है। अगर ईसीबी रेज किया गया किससे? फॉरेन इक्विटी होल्डर से, तो उसको हम वर्किंग कैपिटल पर्पज़ से या जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ से या रुपए का जो लोन है उसके रीपेमेंट पर्पज़ से यूज हम कर सकते हैं, और उस केस में मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड 5 साल का होता है। उसके बाद में अगर आपने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग करी हुई है किसके लिए? वर्किंग कैपिटल पर्पज़ के लिए या जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए करी हुई है, और एनबीएफसी भी इसी पर्पज़ के लिए अगर लोन जो है ईसीबी रेज करता है तो उसमें मेच्योरिटी 10 साल की होती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग किसके लिए? वर्किंग कैपिटल पर्पज़ के लिए या जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए की गई तो 10 साल की मेच्योरिटी होती है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आपने की है किसके लिए? इंडिया में कोई लोन लिया हुआ है आपने, उसकी आप रीपेमेंट करना चाहते हैं, और जो लोन लिया है उसका पर्पज़ था कैपिटल एक्सपेंडिचर का, तो इसकी मेच्योरिटी 7 साल की होती है। अगर एनबीएफसी भी इसी काम के लिए लेता है तो भी मेच्योरिटी 7 साल की होती है। अगर आपने इंडिया में कोई लोन लिया हुआ है, उसका रीपेमेंट आप करना चाहते हैं ईसीबी से लोन ले करके, लेकिन जो आपने इंडिया में लोन लिया उसका पर्पज़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर ना होकर के कोई और पर्पज़ था, तो उस केस में आप 10 साल की एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर सकते हैं। और एनबीएफसी के लिए भी सेम केस लागू होता है। बी से लेकर के ई तक जितनी भी बातें हमने की हैं, बी से लेकर के ई तक हमने बी में बात की कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर से करते हैं तो 5 साल का मेच्योरिटी पीरियड होता है। अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग आप करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ये फॉरेन इक्विटी होल्डर से हमने 5 साल के लिए की है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कर रहे हैं लेकिन फॉरेन इक्विटी होल्डर से नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल पर्पज़ या जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए 10 साल की मेच्योरिटी है, ओके। और अगर रुपए वाला लोन ले रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए और उसको रीपेमेंट करना चाहते हो तो 7 साल का है, और अगर जो है नॉन कैपिटल पर्पज़ के लिए लोन ले रखा है तो 10 साल का मेच्योरिटी पीरियड होता है। यहाँ पर ईसीबी अगर आप रेज करना चाहते हैं बी से लेकर के ई तक, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे देश की अगर कोई विदेशी ब्रांच है, फॉरेन ब्रांच है, तो वहाँ से आप ईसीबी नहीं कर सकते, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग नहीं कर सकते हैं। और जो भी मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है। होप है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।